अच्छा जी, जाने से पहले हम बात कर रहे थे वो, क्या बात हो रही थी? पेरिस एग्रीमेंट की आपने बात की थी ना कि ये क्या है ये, इसका कोई ताल्लुक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से कोई नहीं है। उसकी वजह ये है, जो मैं पहले भी आपको क्लास में भी बात कर चुका हूँ, आज भी शेयर कर रहा हूँ, कि अपस्ट्रीम के अंदर जो मेजर प्लेयर थे ना, जैसे कि चीजें हैं हमारे पास, जहां जहां वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व हैं, और मजीद आप ढूंढते चले जाते हैं, कहीं कम होते हैं, कुछ फील्ड निकल जाती, नई फील्ड आती है। ये जब इतना शोर शराबा हुआ कि जी दुनिया तबाह हो रही, बर्बाद हो रही है, और ये, तो बहुत सारी जो मेजर कंपनियां थी, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करते थे अपस्ट्रीम के अंदर, नए नए इलाकों में जाके, दुनिया के उन इलाकों में जो कि अनटैप्ड थे, वहां जाके करते थे, वो उसके ऊपर नहीं हो सका। और उसका नतीजा ये है कि फील्ड डिप्लीट हो रही है, डिमांड वहीं पे, कोविड में डिमांड कम हुई थी, उसके बाद हालात फिर जब नॉर्मल पे आए, तो वहीं पे डिमांड चली गई, जो कि तकरीबन 100 मिलियन बैरल पर डे की डिमांड। लेकिन पीछे से वो रिसोर्सेज नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है, जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा रिजर्व है, सऊदी अरब से भी ज्यादा रिजर्व जिसके पास है, उसका नाम है वेनेजुएला। उसको अमेरिका ने, यानी चार ममालिक जो हैं, जो कि ज्यादा दुनिया के एनर्जी बैलेंस में रोल प्ले करते हैं, चारों को अमेरिका ने दीवार से लगाया हुआ है। वेनेजुएला पे सैंक्शंस हैं, और उसके बेचारे का बुरा हाल है, उसके मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो हालात हैं, कि वो नहीं कर पा रहा, जितना दे सकता है दुनिया को वो नहीं दे पा रहा, नंबर वन। नंबर टू, 10% सप्लायर जो था तेल का, उसके ऊपर आपने रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब ये अलग डिबेट है किसने किया, क्यों किया, लेकिन ये बात तय है कि 10% सप्लायर को जब आप मार्केट से निकालेंगे, उस पर सैंक्शन लगाएंगे, वो ऑल्टरनेट रूट निकालेगा, और जो है उससे जो है दुनिया के अंदर कीमतों के ऊपर एक इम्पैक्ट तो आएगा ना। ये हो गया। नंबर तीन, जो बड़ा मसला था, वो है गैस का मसला, कि रशियन गैस पे पाबंदी लगने से ओवरऑल दुनिया के अंदर गैस की जो है सप्लाई एंड डिमांड की इक्वेशन चेंज हो गई, वो कीमतें बढ़ गई, तो हम जैसे गरीब गुरबा के हाथ से वो चीज भी निकल गई जो हम कर सकते थे। तो ये तीन चार फैक्टर हैं जब, और ये याद रखिएगा कि दुनिया में जो कंपीटिंग चीजें होती हैं ना, उनकी एक की प्राइस दूसरे पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में तेल बहुत खाया जाता है, खानों के अंदर तेल बहुत डाला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आप अपने यहाँ कभी आपने इस पे गौर ही नहीं किया है, जो आपका अपना एक तेल था, सरसों का तेल, उसको ऑब्सोलीट करके आपने अपनी इक्वेशन से निकाल दिया। ऐसी फार्मिंग नहीं किया आपने जो कि आपके मुल्क में जितनी कंजम्पशन है उसके हिसाब से कर सके, ठीक है ना। तो आप डिपेंड कर रहे थे पाम ऑयल के ऊपर, और दूसरे जो होते हैं कनोला ऑयल और फलाने ऑयल, जो जो भी हैं, उनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे थे इम्पोर्ट के ऊपर। मकई का तेल, कॉर्न ऑयल जो होता है, या मेज, जो मकई जो है, और ये सारी चीजें। अब क्या हुआ है कि गंदम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दुनिया के अंदर वो यूक्रेन था, नंबर वन रशिया था। दोनों मुल्क जो जंग में मुलविस हो गए, वो एक उसने इक्वेशन को मुतासिर किया, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉर्न का, मेज का, उनकी जो एकरेज जिसके ऊपर वो कॉर्न और मेज लगाते थे, उन्होंने करके गंदम ज्यादा कर दी, ये देखते हुए कि दुनिया में ग्लोबल शॉर्टेज आ रही, कि हमारे यहाँ मसला ना हो जाए। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ, अच्छा ब्राजील के अंदर फसल खराब हो गई। अब अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता ना, मौसम से कोई नहीं लड़ सकता, नेचर से कोई नहीं लड़ सकता, उनकी हो गई। इधर दो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है पाम ऑयल के, इंडोनेशिया और मलेशिया, उनके यहाँ भी हमारे जैसे लोग हैं, उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी, ये कर दिया, अपने मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ा दी। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दी, और हमें एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो हम मसलों के, अब ये इस वक्त दो इशू साथ साथ चल रहे हैं, एक एनर्जी सिक्योरिटी का, एक फूड सिक्योरिटी का है। और इसमें सर्वाइवल जो है, या तो अपने आप को आप एडजस्ट कर लें, उस वक्त सर्वाइवल है, या आप के पास इतने पैसे जमा हो कि आप जिस कीमत पे भी हो खरीद सकते हैं। मैंने बहुत पहले आपसे एक बात कही थी, देखिए महंगाई इस चीज का नाम नहीं है कि आपकी जेब में कोई चीज अवेलेबल हो और आपके पास पैसे ना हो खरीदने के, इसको महंगाई नहीं है। महंगाई ये है कि आपकी जेब में पैसे हो, चीज मिल नहीं रही है। वो सूरत हाल दुनिया जो है ग्लोबली इस वक्त फेस कर रही है, फूड शॉर्टेजेस की। और इसका इम्पैक्ट अभी नहीं पता चल रहा, 6 महीने में, 9 महीने में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग भी पैदाइश से पहले 80s के अंदर अफ्रीका में एक फैमान आया था, और लोग मरने शुरू हो गए थे और भूख से
वो चीजें हो सकती हैं। तो ये तेल एनर्जी प्राइसेस का पेरिस एग्रीमेंट कहीं कोई जिक्र नहीं करता है इस चीज के ऊपर कि एनर्जी प्राइसेस महंगी हो जाए या कुछ हो जाए। तो अब हम बात कर रहे थे विंड एनर्जी के पांच जो पड़े हैं। नंबर वन हमने देख लिया चाइना, नंबर टू जो रशिया, सॉरी यूएसए। यूएसए में और चाइना में आप फर्क देख लेंगे, यूएसए 40% भी नहीं है जो चाइना का, जो चाइना कर रहा है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो भी ऑफशोर में जाने शुरू हो गए। तो चौथे नंबर पर इंडिया है और पांचवें नंबर पे स्पेन है। तो हॉलैंड वगैरह चूंकि आबादी बहुत कम है, उन वो इस इक्वेशन में टॉप टॉप 10 में शायद आते हों, टॉप 5 में बहरहाल नहीं आते। तो ये पांच बड़े ममालिक हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1237 मेगावाट, ये नंबर मैंने पता नहीं किस रिपोर्ट से उठाया, मुझे याद भी नहीं। जो अभी इन्होंने की थी, हाजरा ने, सनम ने और नवीद ने जो प्रेजेंटेशन की थी, उसमें भी हमारी जो नई पॉलिसी आई है 2019 की, जो हमें बता रही है कि एनर्जी हमारी बढ़नी चाहिए, विंड एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। टारगेट जो है हमारा वो 3700 मेगावाट का था बाई 2020, एंड वी हैव मिस द टारगेट बाई ऑलमोस्ट 60%, हम कम है उससे। ठीक है, आगे हमारा टारगेट है 9700 मेगावाट का, जो कि मुझे पूरा होता हुआ नहीं लग रहा। उसके रीजन मैंने आपको बताए हैं कि जितना हमें इस पे काम करना चाहिए, जितनी तवज्जो देनी चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं, और उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। कि यही कोल के प्लांट जो हमने यहाँ पे लगाए थे ना बिन कासिम के ऊपर, यही अगर आज थर में लगे हुए होते और हम ट्रांसमिशन लाइन 5000 मेगावाट की जो डाल रहे थे, वो अगर आज हमारे पास होती तो हम लोकल कोल पे जला रहे होते, बिजली बना रहे होते। ये तो नहीं होता कि प्लांट लगा हुआ है आपके पास और आप उसका रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं है आपके पास। ठीक है। सर वैसे ये कह रहे थे कि रेलवे लाइन शायद ये ना वो लेआउट कर रहे हैं, ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है ना बिन कासिम तक, फ्रॉम थर, ताकि लिग्नाइट कोल वहाँ ट्रांसपोर्ट हो सके और ये दोबारा ये फ्यूल अप हो सके यार, आप प्लांट। पढ़े लिखे आदमी हो, आप पीएचडी कर रहे हो, एक चीज सोचो जरा। एक प्लांट को मैंने डिजाइन किया है एक ऐसे कोल के ऊपर जिसका कार्बन परसेंटेज लेट्स से 60 है, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि ओवरनाइट में जी रेलवे लाइन डाल दूंगा, रेलवे लाइन डालना वो खैर एक अलग डिबेट है, कैसे पड़ेगी क्या होगी, लेकिन लेट्स सपोज कि जी ट्रक से पहुंच गया, रेलवे लाइन से पहुंच गया, कोल पहुंच गया उसके पास। आप मुझे बताइए, उसका बॉयलर का जो डिजाइन है वो 60 पे अगर डिजाइन है मिसाल के तौर पे, तो क्या वो 30 के कोल को आराम ओवरनाइट चेंज कर लेगा? ये एक मेजर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना सुना करो, ग्राउंड के ऊपर देखा करो, ग्राउंड पे कौन सी चीज पॉसिबल है, कौन सी नहीं। एक जो बात किसी ने कही थी, सेंस की किसी ने कही थी कि जी आप 70% वो करें, 30% ये मिलाएं, तो आपके बॉयलर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप चला सकते हैं। ये बात समझ में आने वाली है, लेकिन इसको 100% लोकल कोल पे करना, इतनी अगर इनमें अकल होती तो पहले हमारे जाके ना लगा लेते माइन के ऊपर। तो ये बातें तो सिर्फ बातों की हद तक होती हैं, ग्राउंड पे जब आते हैं ना। आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मैं तो कब से सुन रहा हूँ, 40 साल हो गए मुझे सुनते हुए, आज तक रिवाइव हुई है कभी वो? अभी कल परसों मैं देख रहा था कि उन्होंने कह दिया कि जी मुमकिन ही नहीं जब तक कि चीन मदद ना करे। जापानी आके रो पीट के चले गए, किसी ने घास नहीं डाली। तो ये है जनाब सूरत हाल। अच्छा, अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर कि बाकी दो हजरात गायब हैं इस वक्त। देखिए, हमारी मॉनिटर भी गायब है और अयाज भी गायब है। अब सेकंड पार्ट जो है इसको मैं ब्रीफली करूंगा आज आपके साथ, क्योंकि ये युसरा ने अपने उसमें प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया था इसको काफी हद तक। अच्छा, देखिए, सोलर एनर्जी क्या है, यानी सूरज की रोशनी जो हम तक आ रही है, उसमें कुछ चीजें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और कुछ जो है हमारे लिए यूजफुल होती हैं। हार्मफुल होती हैं इसके अंदर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है ओजोन लेयर का, वो उसको फिल्टर आउट करके हम तक पहुंचाती है। ठीक है। सोलर रेडिएशन जो है ये इतनी यानी ज्यादा अवेलेबल है क्योंकि वहां पे एक फ्यूजन रिएक्शन
मुस्तकिल हो रहा है, हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम में बन रहे हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम तक 8 मिनट 20 सेकंड में वो हम तक वो रीच करती है, हमारे ऊपर जो लेयर है उसको क्रॉस करती हुई हम तक पहुंचती है। अब इसमें दो तरह की एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होती है एनर्जी। ठीक है ना, तो ये एनर्जी को आप किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कल अगर सिडनी में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उस एनर्जी को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। हम उन लोगों में से हैं, उन ममालिक में से हैं कि जहाँ हमारे पास 12 से 14 घंटे तक सनलाइट होती है। तो उसको हम प्रॉपरली अगर यूटिलाइज करें, एक तरीका तो जो इसका फ्लैट सोलर पैनल पे जो पहले बताया जाता है और कहा जाता है कि आप क्या करें, कुछ ना करें, कि आपने एक ग्लेज शीट लगा दी है, एक नेटवर्क है पाइपलाइन का, नीचे ठंडा पानी आ रहा है, शीट के ऊपर से पड़ के गर्म पड़ रहा है, गर्म पानी बाहर हो रहा है। ठीक है ना। अब इसको पानी को आप इसको यूज कर सकते हैं किसमें, आगे है जो आपके बॉयलर हैं, बॉयलर के अंदर बजाय रूम टेम्परेचर पे पानी जाने के सोलर की ताकत लेके, सोलर एनर्जी से गर्म होके 60-65 डिग्री के ऊपर पानी जाएगा, तो उसको हीट करने के लिए आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इससे जो पानी बना है उसको आप घरों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों के अंदर गीजर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या हीटिंग पर्पजेस के लिए घरों के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलेक्टर जो होते हैं ये सोलर की डिवाइस होती है, लो एनर्जी, इनका यूज सिर्फ ये होता है कि वाटर को वर्किंग फ्लूइड के तौर पे यूज करते हैं, और प्री हीटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सनलाइट जो है प्लेट के ऊपर आके गिरती है और प्लेट जो है वो उनको कन्वर्ट करके आगे बढ़ा देते हैं। ये तो एक बेसिक एक इस्तेमाल है। ठीक है। अब दो तरीके हो सकते हैं कि 24 घंटे चूंकि सनलाइट नहीं होती, आपने एक बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है आपका, आपने उसको गर्म पानी की सप्लाई भी करनी है, तो आपने गर्म पानी जो किया इस तरीके से उसको आप अपने स्टोर में कर लेते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती तो उसको आप सप्लाई कर रहे होते हैं लोगों को घरों के अंदर या उसके अंदर। रशिया वगैरह के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर ये वो जो हीटर होते हैं उनके, वो एक तरीके से हीट एक्सचेंजर होते हैं कि उनके अंदर से गर्म पानी गुजरता है, बाहर जाता है, तो उसकी हीट जो है वो कमरों में, कॉरिडोर के अंदर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और आपके कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप गैस या कोल या इस तरह की चीजों के इस्तेमाल से बच जाते हैं। तो एक तो ये हीट स्टोरेज का काम करता है। दूसरे इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं आप। अब इसके दो तीन तरीके हैं जो कि भी आपके साथ हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन भी एक मेथड भी है। एक ये है कि सोलर एनर्जी को आप हीट और मैकेनिकल एनर्जी और मिला के इसको आप जनरेशन की तरफ चले जाएं, इलेक्ट्रिक। इसमें तीन तरह के डिजाइन होते हैं, पैराबोलिक ट्रफ होती हैं, पैराबोलिक डिशेस होती हैं, और सेंट्रल रिसीवर्स होते हैं। ये एक प्रिंसिपल है कि पैराबोलिक ट्रफ का, कि आपने रिसीवर दो लगा दिए हैं। ठीक है जी। वो पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होके वो कहाँ जा रहा है, स्टोरेज टैंक में जा रहा है, थर्मल टैंक में जा रहा है, और उसी को आप पानी को जो है पैराबोलिक ट्रफ से आप टरबाइन को जो है घुमा रहे होते हैं, और टरबाइन से जो है जनरेटर को चला रहे होते हैं, और वो जनरेटर जो है बिजली जो है वो दे रहा होता है सिस्टम। ये एक सिंपल सा इसका एक प्रिंसिपल है। अच्छा, घरों के अंदर जो है ये सिस्टम अप्लाई नहीं होता, ये इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। इसमें जो होता है लिक्विड फ्लो कर रहा होता है नीचे से, जैसे आपने देखा, और लिक्विड हमेशा वाटर ही होता है, कोई और लिक्विड इसमें यूज तजर्बे बहुत हुए हैं, लेकिन बेस्ट लिक्विड जो है इसके लिए वो वाटर ही होता है। तो एक्सचेंजर के जरिए गुजार के स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। कैलिफोर्निया में इसका 350 मेगावाट का एक उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है। कैलिफोर्निया ओपन एरिया है, और वहाँ पे सनलाइट बहुत 12-14 घंटे की होती है, तो ये काफी वहाँ पे इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, पैराबोलिक ट्रफ का एक प्लांट लगा हुआ है। दूसरा तरीका होता है पैराबोलिक डिशेस का, कि सनलाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और रिसीवर के अंदर चली जाती है। ठीक है ना। रिसीवर से आगे क्या होता है, ये रिसीवर जो है इस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। ये पैराबोलिक डिशेस हैं जो कि अच्छा, ये डिशेस जो होती हैं ना, ये फिक्स नहीं होती हैं, इनके अंदर एडजस्टेबल होता है। सूरज जिस तरीके से ढलता है ना, उस तरीके से अपने बेस पे रोटेट करके
ताकि मैक्सिमम सनलाइट को ये अपने साथ कैच कर सकें, उसकी हीट को ज्यादा से ज्यादा ले सकें। अब ये एक पैराबोलिक डिश है, इसके पीछे वाटर की लाइन आ रही है और वो आगे टरबाइन, और टरबाइन से कन्वेंशनल जनरेटर से कनेक्ट है, हीट आके पड़ रही है, हीट से आपने पानी को गर्म किया, वही जो हमारा नॉर्मल स्टीम टरबाइन का प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप हॉट गैसेस प्रोड्यूस करें सोलर एनर्जी से, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एक इंजन यूज करते हुए, स्टर्लिंग इंजन जो कहलाता है, उसको यूज करते हुए आप इसको आगे ले जाए। ये एक सेंट्रल रिसीवर सिस्टम है, ये भी अमेरिका के अंदर लगाया गया है कि उन्होंने इतने सारे एक साथ लगा दिए, उससे रिसीव करते हैं और उसके बाद आगे एनर्जी जनरेट करके वो सिस्टम को सप्लाई करते हैं। अच्छा, सनलाइट को हीट इंजन फोटोवोल्टिक्स के तौर पे भी आप यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, ये इसकी रेंज बड़ा बहुत ज्यादा होती है कि आप मिली घड़ियों से लेके ना, आपको याद होगा जब शुरू शुरू में ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आए थे, तो आप 80s 90s में बड़ी ताज्जुब होता था कि जी चार्जर नहीं है इसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर, जब वो कमजोर हो जाता था उसको ले जाके धूप में रख देते थे और उसके बाद वो दोबारा बैटरी चार्ज हो जाती थी और फिर आप उसको कैलकुलेटर को यूज करते थे। फिर घड़ियों के अंदर वो सेल आने शुरू हुए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसके ऊपर काफी रिसर्च करके, और बैटरीज में भी आप यूज कर सकते हैं इसको, इस एनर्जी को। सेमी कंडक्टर बेसिक, इसका जो बेसिक कंपोनेंट है ना, वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये सारा कुछ जो है इस वक्त हाईएस्ट जो है सिलिकॉन इसके अंदर यूज हो रहा है। ये घरों का एक सोलर पैनल है कि घर के अंदर जो है डायरेक्ट आप इसको बिजली को, ये जो आपकी हीट आ रही है सोलर पैनल से, आप इसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके अपने घर को चला रहे हो। अब फोटोवोल्टिक पैनल का क्या प्रिंसिपल है, ये आपके सामने है कि इसमें एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन को हम यूज करते हैं। इसकी मैं इंजीनियरिंग में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। और सिंपल ये है कि इसके ऊपर सनलाइट आके गिरी, इससे फोटॉन्स जो हैं वो आप यूज करते हैं, फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होल में जाते हैं और जाके इन्होंने लोड जो है आपका, फ्रिज को चला दिया आपने, बल्ब को चला दिया आपने, कोई इस तरह की जो भी आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको आप चलाते रहते हैं। तीसरा तरीका इसका ये है कि बीच में आप लोड से पहले एक स्टोरेज बैटरी दे, स्टोरेज बैटरी के अंदर एनर्जी जाके स्टोर होती रहेगी। दो तरीके से आप कर सकते हैं इसको, अब दो मेथड आ गए हैं। एक ये कि आप स्टोरेज बैटरी में जाएं और वहां से लोड ले लें, दूसरा ये है कि लोड आपको डायरेक्ट मिलता रहे और सरप्लस एनर्जी जो है आपकी स्टोरेज बैटरी में चली जाए। अब जो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आया है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, वो नेट मीटरिंग के अंदर ये कर रहे हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा जो भी बिजली है वो मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने सिस्टम से, जो भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है वहां पे मेरी एनर्जी जाती रहेगी, और जितने भी होंगे मेरा एक मीटर लगा हुआ होगा वो कैलकुलेट करता रहेगा, बजाय बैटरी के मैं अपने एनर्जी सप्लायर के पास अपनी एनर्जी जमा करवा रहा हूँ, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है। और जब वक्त आने पे मुझे जरूरत होगी, जब मेरी गर्मी में डिमांड बढ़ेगी, तो मैं उनसे वापस लूंगा, और वो लूंगा तो मैं उन्हीं की एनर्जी, लेकिन वो मुझे बिल के अंदर एडजस्टमेंट करके देंगे। ये इसको हम नेट मीटरिंग कहते हैं। अगर आप घर में अपने बैटरी लगा लें तो वो आपकी जाती बिजली हो जाती है, वो आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रात को नहीं करना चाहते, रात को अगर आप वो यूज करना चाहते हैं सरकारी बिजली, तो दिन के अंदर आप उनको एक्स्ट्रा बिजली उनको दे दें और शाम में आप उनसे रात में वापस ले लें, या ऑफ सीजन जब लोड बढ़े आपका उस वक्त आप उनसे वापस ले सकते हैं। ठीक है। सिलिकॉन और बास केसेस के अंदर जर्मेनियम, दोनों मेटल हैं, ये दोनों जो है सेमीकंडक्टर कहलाते हैं ये। और इनका जो ये टेबल 4 के अंदर आते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल के देखें ना, तो ये इनकी कंडक्टिविटी बहुत बेहतर होती है। लेकिन हमारे अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक कंपोनेंट है पॉली सिलिकॉन, अजीब सा नाम है उसका, दुनिया में एक ही फैक्ट्री है, वो चाइना के अंदर है। दुनिया में जितने भी बड़े सोलर पैनल बन रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल बनाने की, प्रोसेस करने की फैक्ट्री है, वो सिर्फ चाइना के पास है। बीच में कोविड के बाद वो फैक्ट्री 4 महीने बंद हो गई थी, तो ये की कीमतों के अंदर 400% तक इजाफा हो गया था।
फिर दोबारा वो फैक्ट्री चली है तो कीमतों में कोई कमी हुई है। तो इसके अंदर भी डिपेंडेंसी आपकी जो है ना किसी और के ऊपर है पूरी दुनिया की। आप ये नहीं है आपके पास ये, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है, और मैं बात भी कर चुका हूँ पहले भी कि सोलर के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं डिसमेंटल करने के, उसकी सफाई के, उसकी सेफ डिस्पोजल के। अब ये पाकिस्तान तो है नहीं ना कि आपका बल्ब टूट गया तो आपने उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया, आपका खाना भी उसी डब्बे में पड़ा हुआ है, आपका उसी में पड़ा हुआ है। तो ठीक है। अच्छा, इसकी इफिशियंसी जो है वो 12 से 18% होती है, जितनी आप हीट ले रहे होते हैं ऊपर से। वो कंडक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और जब तूफान आ जाता है या बादल आ जाते हैं तो चला जाता है। और अगर आप बैटरी खरीद रहे हैं, अब जो नई बैटरीज आई हैं, पहले लेड की थी तो उसमें इशू आ रहे थे कि लेड के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं। तो उसको अब निकल कैडमियम की बैटरीज आनी शुरू हो गई हैं, उनकी लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन अगेन उसका भी एक निकल की अवेलेबिलिटी कम है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। कैडमियम उससे भी ज्यादा कम अवेलेबल है। ये दोनों मेटल्स हैं, तो निकल उसमें भी यूज होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। अच्छा, देखें ये जो है ना इंटरनेशनल रिसर्च जो है वो बताती है हमें कि जो पुराने लगे हुए हैं ना हमारे सोलर सिस्टम, उनके वेस्ट जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे 2030 तक। और बाई 2050 वेस्ट का अमाउंट जो 78 मिलियन टन को एक्सीड कर जाए। ये IRENA जो है, ये हार्वर्ड, और इसने एक रिपोर्ट छापी है, हार्वर्ड और एक कैनेडियन इंस्टीट्यूट है इसका सोलर का, उन्होंने मिलकर रिसर्च की है। ये वहां से मैंने उठाई थी ये चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब 78 मिलियन मेट्रिक टन का जब जनरेट हो जाएगा, हाउ वुड यू डिस्पोज इट? ये एक बड़ा एक इशू है। इसको डिस्पोज कैसे करेंगे, इसकी सेफ डिस्पोजल कैसे होगी? 30 साल तक आप यूज कर लेंगे, 30 साल के बाद क्या होगा? रोजाना जो है अभी तक जो यानी 90 मेट्रिक टन वेस्ट पर मेगावाट की इस वक्त कैपेसिटी लगी, तो आप कैसे करेंगे? अच्छा, जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है तो लोग रिप्लेसमेंट पे चले जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीज जो उनको महंगी पड़ रही होती है। तो रीयूज करने में अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई, तो ये एक बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा। 20 साल के बाद दुनिया जो है ना इस चीज पर रो रही होगी। अमेरिका के अंदर सोलर पैनल की जो कॉस्ट है रिसाइकिल करने की, $20 to $30 पर पैनल है। अच्छा, आप ट्रांसपोर्ट जो देंगे ना, लैंडफिल जो स्पेशलाइज होती है वहां तक भेजने के लिए, $1 से $2 पर पैनल है। फिर लेबर स्पेशलाइज चाहिए होती है जो छत पे चढ़ के उतारे। ठीक है। और ये इसके विंड पावर के साथ भी यही इशू है कि जो विंड ब्लेड्स की जब लाइफ पूरी हो जाएगी, उसके दो तरीके हैं कि अगर तो वो मेटेलिक हैं तो आप उसको मेल्ट करके दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फाइबर के बने हुए हैं तो फिर आप नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना, फाइबर का रिसाइकलिंग करना वो जो है। इसी तरीके से बैटरीज जो हैं, 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल की 5% से रिसाइकिल होती है, तो 95% को कैसे आप डिस्पोज करेंगे? एक दफा मैं अभी ये पुरानी बात बता रहा हूँ, 2011 या 12 की बात है। मैं दुबई से फुजारा जा रहा था, एक उन्हीं की स्टेट है, 150 किलोमीटर। तो राइट साइड के ऊपर डेजर्ट में मैंने देखा है कि फेंसिंग हुई हुई है, और वहां टायर्स का एक पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है, ढेर लगे हुए। तो मैं जिस जगह जा रहा था उन लोगों से मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि दुबई में एक सर्टेन लाइफ के बाद टायर्स को आपको रिप्लेस करना पड़ता है, जब उसके थ्रेड का साइज कम हो जाता है, घिस जाते हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना, आप कैसा भी टायर हो आप चलाते रहो, चाहे ब्रेक लगे ना लगे कुछ हो। तो वो तो हर साल 3 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी का चेकअप कराना पड़ता है, जो आपको डॉक्टर कह दे तो वो सॉरी मैकेनिक कह दे तो उस हिसाब से, वरना आपकी इंश्योरेंस नहीं होती। तो उनको समझ नहीं आ रही कि उस टायर का, इन टायर को जो रिप्लेस हो रहे हैं इनको क्या करें, क्योंकि इसको जलाएं तो एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, जमीन में दफन करें इनको कुछ नहीं होता, ये निकल के आ जाते हैं। ये शॉपिंग बैग, ये पॉलिथीन बैग की तरह कहानी है कि कराची के जितने भी ड्रेन चैनल है उनको ब्लॉक करने वाली वो चीज है। तो ये, तो अब यानी जितना कि हम इसको दुनिया को दिखा रहे हैं ना कि हमारे लिए बड़ा अच्छा है, इतना अच्छा है नहीं।
तो ये मेरे ख्याल से आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया है जी। ठीक है, तो अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो दे दीजिए प्लीज, वरना मुझे पता है सवाल तो आपने कोई करना नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जनाब, मैं जरा वीडियो सेव कर लूँ, 1 मिनट रुक जाइए, इतनी जल्दी ना करें।